सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं अपने फिर से इस यूट्यूब चैनल HG गुरुकुल्स में, जहां हम सब आज करने वाले हैं इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपसे 2 या 3 नंबर के इस क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सबके बीच लाने वाला हूँ। पिछले साल या फिर 5 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी प्रश्न हमारे साथ रहेगा। ये यूरोप के राष्ट्रवाद का पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि ये 2 भागों में मैंने कराया है और ये हमारा पहला भाग होगा। और पहले भाग में हम सब लगभग 20 प्रश्न करने वाले हैं, 15 से 20 प्रश्न करने वाले हैं। तो आप सब कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और चलिए आगाज करते हैं आज के इस शानदार सेशन का। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। यही लाइन याद रखिएगा आप सब की, आपने जब ठाना क्लास 10 के सारे प्रश्न आज आप सबके बीच होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। हमारे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद क्या है? सामान्य अर्थ हो इसका उत्तर आप सब लिखा होगा कि राष्ट्रवाद मतलब ऐसे समझिएगा कि राष्ट्रवाद मतलब जो राष्ट्र के प्रति मतलब अपने देश के प्रति जो लगाव और भावना होती है, जो विकास करने का भावना होता है, या फिर मान लीजिए एक तरह से हमारे जो पूरे देश की रक्षा विकास या फिर उसका जितना भी अच्छा वर्क होता है उसको सोचने के बारे उसी को सोच क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रवाद क्या कहलाता है, इसका उत्तर क्या होगा। और आप कॉपी कलम उठाकर रखिएगा और लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या फिर अच्छे से सुनते चलिएगा। तो इसका आंसर होगा सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना होता है। मतलब कि अपने जो देश है, अपने जो राष्ट्र है, उस राष्ट्र के प्रति जितना भी हम लोग कर सकते हैं उसी के बारे में सोचना, विकास करना, या फिर दूसरे अर्थों में अगर समझे तो उसका मतलब विशेष भौगोलिक मतलब होता है जो हमारा मतलब ज्योग्राफी होता है, ज्योग्राफिकल अर्थव्यवस्था, या फिर जितना भी भौगोलिक का सांस्कृतिक मतलब कल्चर, या फिर सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता की वाहक बनती है। मतलब जो हमारे पूरे समाज हैं उसके साथ में एकता के साथ में रहना, बिना झगड़ा के साथ में रहना, और हमारे देश का विकास ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। तो आप सब याद रखिएगा कि अपने राष्ट्र के प्रति क्या होना? अच्छा सोच भावना रखना, विकास करना, और विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के साथ एकता की ओर रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिखते चलिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न आप सब देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा। तो इसका प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? आज के जितने भी प्रश्न होंगे उस सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। VVI क्वेश्चन आप सबके साथ कराने वाला हूं, तो आप सब उतारते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज के। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ था? तो आप सब जानते होंगे यूरोप में जब राष्ट्रीयता की भावना मतलब फ्रांस की। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट क्या था ये सब आप सबको इस क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा, यूरोप में राष्ट्रीयता के भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति के पश्चात मतलब बाद नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो फ्रांस की राजक्रांति के बाद नेपोलियन आक्रमण किया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ, और फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण के वस्तु बना दिया था।
क्या बना दिया था? तो अखबार, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया था। इसके बाद यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन ने के अभियान द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। जो नेपोलियन था वो यूरोप में बहुत सारे मतलब राज्यों में क्या पहुंचाया था? नवयुग का संदेश पहुंचाया था। इसके बाद है नेपोलियन ने जर्मन और इटली में के राज्यों को भौगोलिक नाम के परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की। कैसी प्रदान की थी? तो भौगोलिक नाम के परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति जगी थी। क्या जगी थी? देशभक्ति जगी थी। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो आप सब जानते होंगे कि 1830 में जब जुलाई में फ्रांस में क्रांति हुई थी, उससे निरंकुश राजशाही का स्थान गणतंत्र ने ले लिया था और बहुत सारे ऐसे कारण हुए थे। चलिए उत्तर पे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब स्टार लगाकर हर एक क्वेश्चन को लिखिएगा, मार्क करके लिखिएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप, मतलब कि 1830 में जो जुलाई क्रांति हुई थी फ्रांस में, उससे निरंकुश राजशाही, अभी तुरंत बताया, निरंकुश राजशाही के स्थान कौन ले लिया था? संविधानिक गणतंत्र ने ले लिया। इसके बाद इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया, मतलब जितने भी फ्रांस के क्रांति था उसे फिर से जगाया तथा फ्रांस के में उत्तरदायी मध्यम वर्ग और राजनीति का महत्व बढ़ गया था। तो 1830 के जुलाई क्रांति के बाद क्या हुआ था? तो जो निरंकुश राजशाही था उसका स्थान कौन ले लिया? गणतंत्र ने ले लिया था। और जितने भी फ्रांस में क्रांति थे उसको फिर से पुनर्जीवित किया था, फिर से जगाया था और मध्यम वर्ग और राजनीति का महत्व क्या हो गया था? उस वक्त बढ़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो रोक रोक कर स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या फिर लिखते चलिएगा। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, 1830 और 1848 की क्रांतियों की सामान्य विशेषताएं क्या थी? तो जो 1830 और 1848 में क्रांति हुई थी उसकी विशेषता क्या थी? एक जैसी क्या थी? तो आप सब जानते हैं कि निरंकुश शासन सब लोग समाप्त होना चाहता था। तो ये भी याद रखिएगा कि सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। क्या चाहते थे? जो निरंकुश शासन था उसकी समाप्ति चाहते थे। दोनों चाहते थे, 1830 में भी 1848 में भी। याद रखिएगा कि सामान्य पूछा है, मतलब कि जो एक जैसा 1830 में भी चाहते थे 1848 में भी। तो याद रखिए। दूसरा कौन सा पॉइंट हो सकता है? उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। वो सभी लोग क्या थे? उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। राष्ट्रवाद अभी तुरंत बताए हैं, पहला क्वेश्चन ही था। चलिए तीसरे पे बढ़ते हैं। तीसरा, वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। वैधानिक मतलब अच्छा शासन की मांग कर रहे थे। इसके बाद दोनों क्रांतियों की एक मुख्य विशेषता यह भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा था। जो स्वतंत्रता था वो सभी लोग चाहते थे कि हम लोग क्या हो जाए? स्वतंत्र हो जाए। क्या हो जाए? स्वतंत्र हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। किसका? बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। तो बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें तो मतलब बिस्मार्क पहले कौन था ये भी याद रखिएगा कि बिस्मार्क क्या किया था। तो जो रक्त और लौह नीति का उत्पादन किया, मतलब
लाया था लौह और न रक्त नीति, वो किसने किया था? वो बिस्मर्क ने ही किया था। और चलिए इसके कार्यों की चर्चा करते हैं। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मर्क की, जो जर्मनी का एकीकरण था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? बिस्मर्क की थी। किसकी थी? बिस्मर्क की थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था, जो मतलब बहुत ही राष्ट्रवादी था, अपने देश के प्रति बहुत ही अच्छा माना जाता था। फ्रैंकफर्ट फर्ट संसद में उसने भाग लिया। वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे थे। याद रखिएगा ये पॉइंट, जो वे रूस और फ्रांस में क्या थे? राजदूत थे। क्या थे? राजदूत। जैसे हम लोग विदेश मंत्री जिसको कहते हैं उसी को मान लीजिए एक तरह से। हमारे भारत में जैसे विदेश मंत्री हैं जो विदेशों की घूमकर विदेशों के बारे में जानते हैं, वैसे ही एक तरह से राजदूत होते हैं दूसरे दूसरे देशों में। तो चलिए, तो ये रूस और फ्रांस के क्या थे? राजदूत थे। 1862 में वह प्रसा का चांसलर बना। तो 1862 में प्रसा का क्या बना था? चांसलर बना था। प्रसा वही देश है जिसने ऑस्ट्रिया को हराया था। सर्वप्रथम बिस्मर्क ने प्रसा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। तो उसने बिस्मर्क ने प्रसा के बारे में क्या किया था? बहुत ही जितने भी मतलब सेना थे उनको बहुत ही ताकतवर बनाया था, और अपने देश में आर्थिक जैसे कि मतलब पैसों से जो भी तंगी हो रही थी उसको अच्छा किया। और फिर इसके बाद उसने डेनमार्क 1864 और ऑस्ट्रिया 1866, सेडामा मतलब डेनमार्क को हराया था 1864 में, और 1866 में यहाँ पर सेडामा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराया, और 1870 में किसको हराया था? फ्रांस को सीडान के युद्ध में। ये याद रखिएगा कि सेडामा के युद्ध में ऑस्ट्रिया हरा था और सीडान के युद्ध में फ्रांस हारा था। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा एमसीक्यू का वीडियो नहीं देखा होगा इसके प्रति यूरोप के राष्ट्रवाद का, तो मैंने डाल दिया है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप सब जाकर जरूर देख लीजिएगा। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया को हराया था, फ्रांस को हराया था और डेनमार्क को हराया था। तो जर्मन का एकीकरण किया था यही बिस्मर्क ने ही। किसने किया था? बिस्मर्क ने किया था। चलिए 7वें क्वेश्चन नंबर क्यों पढ़ते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन है, आप सब लिखते चलिएगा। धीरे धीरे इसीलिए करवा रहा हूँ थोड़ा सा कि आप सबको समझा सकूं और लिखवा सकूं। चलिए अगला क्वेश्चन, लौह और रक्त नीति क्या थी? तो लौह और रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था? अभी तुरंत बताया है, बिस्मर्क ने ही क्या किया था? लौह और रक्त नीति का प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार क्या था? तो जो सैन्य शक्ति थी उसकी सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश की क्या करना था? एकीकरण करना था। तो चलिए इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर है लौह और रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था? बिस्मर्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। अभी तुरंत बताया है कि पूरे सैन्य शक्ति की सहायता से क्या करना था? जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। किसकी वजह से? रक्त और लौह नीति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर, मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख कौन था? मेटरनिख युग भी याद रखिएगा कि मेटरनिख युग कब आया था। तो जो नेपोलियन था, नेपोलियन के बाद जो युग आया था वो मेटरनिख युग ही कहा जाता है। तो मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वही ऑस्ट्रिया जिसको प्रसा ने हराया था 1868 ईस्वी में हराया था। कहाँ पे? सीडामा के युद्ध में। तो सीडामा के युद्ध में कौन हरा था? ऑस्ट्रिया हरा था। कौन जीता था? तो प्रसा जीता था। प्रसा का मतलब जो, चलिए प्रसा में कौन था? तो बिस्मर्क था। कौन था? बिस्मर्क था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, मेटरनिख कौन था? यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। ऑस्ट्रिया का भी तुरंत बताएं, ऑस्ट्रिया किसका चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी, क्रांति व का संदेशों का कट्टर विरोध एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है। तो जो व्यवस्था यूरोप में स्थापित की थी उसे क्या कहा जाता है? मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है। तो
अपनी इसी व्यवस्था के कारण यूरोप में यह क्या था, विख्यात हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके स्टार लगा कर लिखिएगा सारे क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 7वां और 8वां क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। लगभग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाकर आप सब पढ़िएगा क्योंकि आप सबका एग्जाम है, तो आप सब भी मेहनत कीजिए। चलिए मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक युग क्या है, तो मेटरनिक अभी तुरंत बताएं कहाँ का चांसलर था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का, याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक था। और नेपोलियन के युग खत्म होने के बाद ही कौन युग आया था, मेटरनिक युग आया था। क्या आया था, मेटरनिक युग कब आया था, तो ऑस्ट्रिया, यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। और मेटरनिक मतलब नेपोलियन जो युग था उसके खत्म होने के बाद मेटरनिक युग आया था। तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, अभी तुरंत बताए हैं। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग के अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी। मेटरनिक घोर प्रतिक्रिया और राष्ट्रवादी गणतंत्र का विरोध था। 1848 की क्रांति द्वारा मेटरनिक युग की समाप्ति हो गई थी। जो 1848 में क्रांति हुई थी उसके बाद क्या हुआ, मेटरनिक युग खत्म हो गया, क्योंकि यह राष्ट्रवादी नहीं था। और राष्ट्रवाद 1848 और 1830 में किसकी मांग की गई थी, तो राष्ट्रवाद की ही मांग की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का 10वां नंबर क्वेश्चन है, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी। तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी, तो नेपोलियन ने की थी। किसने, नेपोलियन ने की थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये 1 नंबर में भी और 2 नंबर दोनों में क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का राजनीतिकरण एकीकरण क्या, पहला आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, जो 1815 से 1848 के बीच में जर्मनी का औद्योगिकरण की तैयार हुई थी भूमि, उसमें कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ था, रेल लाइन विकास हुई थी। तो याद रखिएगा। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। 1815 से 1848 के बीच जर्मन में औद्योगिकरण का पृष्ठभूमि तैयार हो गई, कोयला और खनिज उद्योगों का विकास हुआ। कब हुआ था, 1815 से 1848 के बीच में कोयला और खनिज का विकास हुआ, रेल लाइन विकास हुई, प्रसार हुई। 1834 में प्रसा की पहल पर जोल्वेराइन शुल्क संघ की स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मनी के राजनीतिकरण एकीकरण के पहले आर्थिक का एकीकरण हुआ था। तो कैसे हुआ था, कोयला और खनिज का उद्योग का विकास हुआ, रेल लाइन प्रसार हुई, और प्रसा में की पहल, प्रसा के मतलब पहल पर, तो जोल्वेराइन शुल्क संघ की स्थापना हुई थी। तो इसी प्रकार क्या हुई थी, जर्मनी का ये पहले आर्थिक का एकीकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 12वां क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी के एकीकरण का बाधाएं क्या थी, मतलब जब जर्मनी का एकीकरण किया जा रहा था तो उसमें क्या क्या बाधा आई थी, क्या क्या मतलब झेलनी पड़ी थी बाधा। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं आई थी, बहुत सारी बाधाएं आई थी, जैसे मतलब कि छोटे छोटे राज्य थे, या फिर राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, सब में राष्ट्रवाद नहीं था, या फिर जो मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर, उसका बहुत ही प्रतिक्रियावादी था, बहुत ही मतलब राष्ट्रवाद के विरोध था वो। तो वही सब बाधाएं आई थी। चलिए देखते हैं। पहला बाधा का नाम बताएं अभी तुरंत, छोटे बड़े राज्य थे, 300 छोटे बड़े राज्य थे। इसी के वजह से इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक सामाजिक धार्मिक विशेषताएं, मतलब कि जो राज्यों में धार्मिक और राजनैतिक थी उसकी विषमताएं मतलब बहुत कम थी। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, मतलब राष्ट्रवाद का जो भावना था वो सब में कम था। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी नीति, ये याद रखिएगा कि मेटरनिक कैसा था, प्रतिक्रियावादी नीति, मतलब ये राष्ट्रवाद के भी खिलाफ था। किसके खिलाफ था, राष्ट्रवाद के क्या था, खिलाफ था। तो याद रखिएगा राष्ट्रवाद के खिलाफ कौन था, तो मेटरनिक क्या था, राष्ट्रवाद के खिलाफ था।
राष्ट्रवाद के खिलाफ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका का उल्लेख करें तथा अथवा काबूल का संक्षिप्त परिचय दें। तो काबूल इटली का एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा गया जाता है। 1850 में वह सिडिनिया के राजा विक्टर इमैनुएल का मंत्री एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना था। उसके बाद उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति को सुदृढ़ मतलब मजबूत किया। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली का एकीकरण पर प्रश्न उठाया और 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबूल ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया था। तो काबूल ने क्या किया था, लोम्बार्डी पर अधिकार कब किया था, ऑस्ट्रिया को हराकर। कब हराया था, 1859 में। ये डेट याद रखिएगा कि 1859 में कौन हरा था, 1859 में किसको हराया था काबूल, तो ऑस्ट्रिया को हराया था। किसको, ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। इसके बाद ये किस पे शासन किया था, लोम्बार्डी पर। किस पे, लोम्बार्डी पर शासन करने लगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे, गॉरिबाल्डी कौन था, इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी, अथवा या गॉरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। मतलब जो गॉरिबाल्डी था उसके जितने भी कार्य थे उसके बारे में चर्चा करना है। तो गॉरिबाल्डी कौन था, तो द्वितीय चरण गॉरिबाल्डी के तलवार पूरा किया था एकीकरण, मतलब इटली का एकीकरण द्वितीय चरण कौन पूरा किया था, गॉरिबाल्डी ही पूरा किया था। चलिए नेक्स्ट आंसर पे आते हैं। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गॉरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। मतलब इटली का जो एकीकरण है, द्वितीय चरण का एकीकरण है, उसको कौन पूरा किया था, गॉरिबाल्डी ने पूरा किया था। किसने, गॉरिबाल्डी ने। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। वह गॉरिबाल्डी कैसी नीति में विश्वास करता था, तो युद्ध के नीति में। तो याद रखिएगा, 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी कि एक गॉरिबाल्डी कैसा था, तो गॉरिबाल्डी किस नीति में विश्वास रखता था, युद्ध नीति में रखता था। उसने सहस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है कि लाल कुर्ती की टुकड़ी किसने बनाया था, तो गॉरिबाल्डी ने बनाया था। किसने, गॉरिबाल्डी कहलाया था। इसके बाद इसकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर लिया। किस पर, लाल कुर्ती से किस पर अधिकार किया था, सिसिली, और वहां पर गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबूल ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। तो काबूल ने किसकी अनुमति नहीं दी थी, पोप के राज्य पर हमला करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एथू में रखिए, बेस में रखिएगा और इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। गॉरिबाल्डी कौन था, याद रखिएगा कि इटली के एकीकरण में भूमिका किसकी थी, गॉरिबाल्डी की थी। और लाल कुर्ती की भी स्थापना किसने की थी, गॉरिबाल्डी ने की थी। और यह सिसिली पर अधिकार भी कर चुका था और पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, लेकिन कि कौन रोक लिया था, काबूल ने रोक लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में, आप सब जानते होंगे, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में। क्या हुआ था, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। तो यह क्या हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी याद रखिएगा कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, अगर लेना होगा तो लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। तो और अनसर्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया। अनसर्ट जो रेनन था वह राष्ट्रवाद के बारे में क्या बताया था, कैसे उसकी व्याख्या की थी, तो ये सब आप सब जानेंगे। चलिए उत्तर देखते हैं।
फ्रांसीसी दार्शनिक कौन था? तो अनसर्ट रेनर था। कौन था? रेनन। अनसर्ट रेनन क्या था? फ्रांसीसी दार्शनिक था। फ्रांसीसी दार्शनिक कौन था? तो अनसर्ट रेनन। इन्होंने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की। रेनन ने राष्ट्रवाद की एक नजर और व्यापक परिभाषा दी, जिसके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। क्या है? राष्ट्र कैसी है? एक बड़ी और व्यापक एकता है। कौन है? राष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, लगभग लास्ट क्वेश्चन है। आज हम 17 ही क्वेश्चन कर पाए हैं। चलिए अगले पार्ट में इसको हम खत्म कर देंगे। वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? तो वियना कांग्रेस 1815 में फ्रांस में बूढ़े राजवंश की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा किसके? फ्रांस में कैसी 1815 में की गई थी? तो 1815 में फ्रांस में कैसी राजवंश थी? तो बूढ़े राजवंश की। कैसी? बूढ़े राजवंश की। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बहुत बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो कैसे? तो बूढ़े राजवंश की। कैसी राजवंश? बूढ़े राजवंश की स्थापना कहाँ की गई थी? वियना कांग्रेस सम्मेलन फ्रांस में की गई थी। तो ये आंसर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को, आज के इस सेशन को इतना ही रहने देते हैं। अगर सेशन थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल मिली हो या फिर लगी हो तो प्लीज इस सेशन को, चलिए आप सब अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, ये 1830 में जुलाई क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा था? इसके बाद पांचवा और छठवां क्वेश्चन है। 1830 में 48 में क्रांति की विशेषताएं बतानी है। बिस्मार्क की क्या चर्चा थी? कार्यों की चर्चा बतानी है। बिस्मार्क कौन था? तो याद रखिएगा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका थी। इसी ने लौह और नीति का प्रतिपादन किया था। 7वें क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन पे मेटरनिक युग कब आया था? तो मेटरनिक युग आया था नेपोलियन युग के बाद आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटरनिक युग। 10वें क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप सब स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। 12 और 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने पूरा समझा कर डाल दिया है, लिख दिया है। और 14वें 15वें क्वेश्चन की ओर भी देख लीजिएगा आप सब। और ये रहा 16वां 17वां क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो। तो चलिए इस सेशन को इतना ही रहने देते हैं। आज के इस सेशन को इतना ही रहने देते हैं। और अगर आपको सेशन थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो इस सेशन से, तो प्लीज इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और सेशन में आपको थोड़ी सी भी मजा आया हो तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और यहाँ पे सारी 10वीं कक्षा की पूरी लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर MCQ सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और यूरोप के राष्ट्रवाद का जो MCQ क्वेश्चन है, जो MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपको 50 नंबर को देखने को मिलेगा। अगर आपका मान लीजिए इसमें, तो अगर प्रैक्टिकल होगा तो कुछ कम नंबर को देखने को मिलेगा। तो चलिए MCQ का भी वीडियो मैंने डाल दिया है इसके यूरोप के राष्ट्रवाद के। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सब देख लीजिएगा जा करके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, आज के इस सेशन को इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। पार्ट 2 में हम लोग फिर से मिलते हैं।